चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और गोवा की एक ऐसी खौफनाक कहानी को डिकोड करते हैं जो अर्बन लेजेंड और एक गहरी साइकोलॉजिकल दहशत के बीच की लकीर को पूरी तरह से मिटा देती हैं। ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। अब जरा सोचिए, क्या हो सकता है जब एक मामूली सा फन के लिए दिया गया डेयर किसी को दशकों पुराने खौफनाक मर्डर के ठीक सामने लाके खड़ा कर दे। बात 3 साल पुरानी है। गोवा का एक बीच, लेट नाइट बॉनफायर चल रहा था और 19 साल के समर्थ ने एक डेयर एक्सेप्ट कर लिया। टास्क क्या था? अकेले जाकर एक कुख्यात हॉन्टेड प्रॉपर्टी की तस्वीरें खींचना। और वो प्रॉपर्टी कोई और नहीं बल्कि द मेलो हाउस थी, गोवा की सबसे हॉन्टेड जगह। ये सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग का खंडहर नहीं है, बल्कि लोकल लोक कथाओं और एक बेहद डार्क इतिहास में डूबी हुई एक शापित जगह है। जो कभी एक खुशहाल परिवार का साझा घर हुआ करता था, वो एक क्रूर और जानलेवा नफरत का अखाड़ा कैसे बन गया। कहानी कुछ यूं है कि 2 भाइयों के बीच की नफरत इस कदर बढ़ गई कि एक रात झगड़े के दौरान एक भाई ने दूसरे की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। उसने लाश को घर के ही पिछले हिस्से में एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया और कुछ ही समय बाद उस दूसरे भाई की भी मौत हो गई। और यहीं से जन्म लेती है ये डरावनी मान्यता। वहां के लोग आज भी मानते हैं कि उन दोनों भाइयों की आत्माएं आज भी वहीं कैद हैं, हमेशा हमेशा के लिए आपस में लड़ती हुई। उनकी वो खूनी जंग कभी खत्म ही नहीं हुई। तो द मेलो हाउस में प्रवेश और एक हॉन्टिंग की एनाटमी। चलिए देखते हैं कि जब समर्थ अपनी स्कूटी से इस सुनसान और डरावनी जगह के करीब पहुंचता है तो माहौल कैसे एकदम से भारी होने लगता है। समर्थ ने उस प्रॉपर्टी के गेट को पार करने से पहले ही कुछ बहुत ही अजीब चीजें महसूस कीं। स्टेप 1, तापमान का अचानक गिर जाना, जैसे हवा बर्फीली हो गई हो। स्टेप 2, पास के जंगल में एक ऐसी अप्राकृतिक मुर्दा खामोशी जो आपको अंदर तक डरा दे। और स्टेप 3, सीने पर एक दम घोटू भारीपन, मानो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। ये सब किसी बड़ी अनहोनी का साफ इशारा था। घर के अंदर कदम रखते ही एक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका पुर्तगाली आर्किटेक्चर सामने आता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था वो था एक झुका हुआ पेड़ जिस पर गहरे नाखूनों के खरोच के निशान थे। उस पेड़ की जड़ें दीवारों को ऐसे चीर रही थीं मानो उन्होंने न जाने कितनी ही जानें निगल ली हों। और इन सब के ऊपर सड़े हुए मांस की वो असहनीय बदबू जो मौत का सीधा सीधा एहसास करा रही थी। लेकिन असली मनोवैज्ञानिक खेल तो हॉलवे के अंदर शुरू हुआ। दीवारों पर अजीबोगरीब विकृत कार्टून्स बने हुए थे जिनके चेहरों पर आंखों की जगह सिर्फ और सिर्फ काले गहरे छेद थे। समर्थ ने बताया कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बिगड़े हुए चेहरे दीवार से निकलकर बस उसी को घूर रहे हों। अब आती है एंटिटीज की मैनिफेस्टेशन, यानी आत्माओं का सामने आना। विजुअल और ऑडिटरी टेरर। माहौल का वो डर अब एक सीधे टकराव में बदलने वाला था और ट्रिगर पॉइंट था फोन का सेल्फी कैमरा। जैसे ही समर्थ ने अपना सेल्फी कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर उसे अपने ठीक पीछे 2 परछाइयां साफ नजर आईं। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि जब उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो उस अंधेरे कॉरिडोर में दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था, एकदम खाली। और तभी उस दमघोटू खामोशी को चीरते हुए एक भयानक आवाज गूंजती है, एक बहुत ही तेज जानवरों जैसी गुर्राहट। ये वो पल था जहां डर ने अपनी हदें पार कर दी। इसके बाद तो जैसे दहशत की रफ्तार बेकाबू हो गई। गुर्राने की उस आवाज के तुरंत बाद एक और आवाज गूंजी, एक दर्दनाक, रूह कपा देने वाली चीख। उस खंडर हो चुके पुर्तगाली ढांचे में गूंजती वो चीख इस बात का सबूत थी कि वहां कुछ बहुत ही भयानक, कुछ बहुत ही ईविल मौजूद है। फिर जो सुनाई दिया उसने पूरी कहानी को उन 2 भाइयों की लोक कथा से जोड़ दिया। 2 आदमियों के जोर जोर से चिल्लाने और आपस में लड़ने की आवाजें। वो पुराना खूनी झगड़ा मानो आज भी उस घर में जिंदा था। इन आवाजों ने समर्थ के अंदर एक ऐसा पैनिक पैदा कर दिया जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ग्रेवयार्ड क्लाइमैक्स, एक साथ कई जानलेवा हमले। जब समर्थ ने वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश की तो उसका फुल चार्ज्ड फोन अचानक से पूरी तरह डेड हो गया। और यहां से शुरू होता है इस पूरी घटना का सबसे डरावना सीक्वेंस। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। फोन बंद होता है, एग्जिट वाले उस पेड़ के पास पैर एकदम जम जाते हैं, फिर एक खुली हुई कब्र दिखाई देती है, एक हमशक्ल उस पर हमला करता है और फाइनली वो दोनों मरे हुए भाई सामने आ जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे वो पूरा फिजिकल और सुपरनैचुरल खतरा उस निकास वाले पेड़ के पास आकर एक साथ टूट पड़ा।
उस खुली कब्र के अंदर जो था वो एक क्लासिक अनरिलायबल रियलिटी यानी अविश्वसनीय वास्तविकता का सीन था। वहां एक आधा दफनाया हुआ सड़ता हुआ शव पड़ा था, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस शव का चेहरा हूबहू समर्थ का ही चेहरा था। अब ये कोई साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था, दिमाग का खेल, या सच में कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन, ये कहना बहुत मुश्किल है। और तभी वो दोनों भाई सामने आ गए। चाकू के अनगिनत घावों से भरे उनके सड़ते हुए शरीर, उनकी गर्दनें जो पूरी तरह से पीछे की ओर घूमी हुई थीं, और खून जैसी लाल, गुस्से से भरी उनकी आंखें। उनका ये खौफनाक रूप सीधे तौर पर उस क्रूर हत्याकांड की याद दिला रहा था जिसके बारे में लोकल लोग बात करते हैं। डर अब अपने चरम पर था। वो हमशक्ल वाली लाश समर्थ को धीरे धीरे मिट्टी के अंदर खींचने लगी। समर्थ की सांसें उखड़ने लगी, दम घुटने लगा और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने एक गहरा काला अंधेरा छाने लगा। एक भयानक अंजाम। और अगली सुबह, कहानी सीधे सुबह के 5:30 बजे शिफ्ट होती है। जब दिन की रोशनी निकलती है तो समर्थ के परेशान दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचते हैं। वो उन्हें उसी घर के बाहर मिट्टी में बेसुध पड़ा हुआ मिलता है। लेकिन होश में आने के बाद जो होता है वो इस ट्रॉमा को और भी ज्यादा आइसोलेटिंग बना देता है। एक तरफ समर्थ का वो दिल दहला देने वाला एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ उसके दोस्तों का ये साफ मानना कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसका कोई हैलुसिनेशन या वहम था। जब कोई आपकी आप बीती पर यकीन न करे तो वो डर और भी गहरा हो जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। समर्थ बताता है कि जब वो लोग वहां से जा रहे थे तो उसने आखिरी बार उस घर की तरफ पीछे मुड़कर देखा, और उसने साफ साफ देखा वही दोनों भाई डिमेलो हाउस की खिड़की से सीधे उसे ही घूर रहे थे। तो ये सब हमें इस आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या डिमेलो हाउस सच में बेचैन आत्माओं का अड्डा है, या फिर हमारे दिमाग के बनाए हुए डर का कोई खेल? ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारी समझ और इन अनसुलझे रहस्यों के बीच की रेखा कहाँ जाकर खत्म होती है। तो अगली बार किसी भी सुनसान जगह पर जाने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा।